Hello everyone, welcome to Acad Excel. Myself Dipali and I am your biology educator. कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना? तो अब नीट क्योंकि बच्चों पास आता जा रहा है, तो प्लीज आप लोग और थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत लगेगी कि आप लोग थोड़ा सा लेक्चर्स को जल्दी जल्दी नोट्स बनाइए, जल्दी जल्दी लेक्चर्स को विजिट करिए और उसके बाद जो है अगर टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है क्योंकि उस पर लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं बेटा। टेस्ट सीरीज जितनी भी है नीट के एस्पेक्ट से बनाई गई है, नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बनाई गई है, तो टेस्ट सीरीज को आप लोग देख सकते हो। सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो आप लोग और वहां पे एक्स्ट्रा में हम लोग क्विजेस भी रखते हैं जिससे आप लोगों को और ज्यादा बेनिफिट्स होगा कि आप लोग वहां पे जो टेलीग्राम का लिंक गिवन है उसको एक बार जब विजिट करोगे तो तुमको पूरा चैनल दिखेगा। चैनल के अंदर तुमको डेली अपडेट्स की कौन सा चैप्टर, कौन सा लेक्चर आज वो है शूट आउट हुआ है, कौन सा आज लाइव होने वाला है, क्या टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं, सारी ही चीजें। और अगर तुम्हारे कोई डाउट है तो भी तुम उस पर लिख सकते हो, तो हम लोग उस पर रिप्लाई कर सकते हैं तुमको। तो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटिंग एक एप्लीकेशन है जिसको आई थिंक हम सबको यूज करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल, है ना? तो उसको अपन यूज करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग जो है आप लोगों का भी फायदा हो सके और हम लोग आपसे कम्युनिकेट भी कर सके कि भाई अगर आप लोगों के कोई डाउट्स वगैरह है तो ओके। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर की। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं लिस्ट द टाइप ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव्स। तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रोसेप्टिव्स को मैंने वो बता इंट्रोडक्शन तो करवा दिया था, बट आज हम लोग उनको इन डिटेल पढ़ेंगे। एसटीडीज प्रिवेंशन, व्हाट आर एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उसका किस तरीके से प्रिवेंशन किया जा सकता है। प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन होगी। एंड अंडरस्टैंडिंग द रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इसमें आप लोग ART आर्ट्स पढ़ोगे बहुत सारी कि जो पेरेंट्स इनफर्टाइल होते हैं वो किस तरीके से फर्टिलिटी या किस तरीके से एक चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शन, कि किस तरीके से इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, चल क्लास के अंदर पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। आज उसी का सेकंड पार्ट है और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था उसके अंदर हमने बेसिक्स देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से क्या चीज बोली जा रही है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ फर्स्ट। सेकेंड थिंग वी अंडरस्टूड वाज कि किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक इफेक्ट डाल रही है कहीं ना कहीं सराउंडिंग पे, या आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन से क्या रिलेशन है, पॉपुलेशन का क्या रोल है एक एक हेल्दी सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं ना? कर चुके हैं ना ये सारी चीजें। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी को देखते हैं। चलिए, तो इसमें अपना सबसे पहला जो टॉपिक आता है आज का, ये मैं कल से ही लास्ट लेक्चर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम लोग काफी सारी कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे कि जैसे अपन ने ना लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम FPP वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव, वाज द फर्स्ट एन एक्ट, जो कि लोगों को ये चीज बताई गई थी कि भाई बच्चे दो ही अच्छे वाले स्लोगन के साथ विद अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, हर जगह पे पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग, सब चीजें लगी थी, सो दैट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लोगों को पता होना चाहिए कि दे शुड हैव सेफ सेक्स, क्योंकि STDs STIs बहुत सारे फैल रहे हैं। आज हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आज हम लोग कुछ कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो एक हेल्दी पेरेंट है वो किस तरीके से, एक जो कपल है वो किस तरीके से फैमिली प्लानिंग कर सकता है, ये सारी ही चीजें जो है हम लोग आज के टॉपिक में भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक आ जाता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और मैं यहीं से ही स्टार्ट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कनेक्टिव लगे, है ना? आइडियल कॉन्ट्रोसेप्टिव, कॉन्ट्रोसेप्टिव क्या होता है बेटा जी, जिसके थ्रू जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जितना सीमन है वो वेजाइनल ट्रैक्ट तक तो जाता है पर उसके ऊपर यूट्रस तक या फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचता। तो कॉन्ट्रोसेप्शन आर बेसिकली द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड ताकि इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ भी ना हो सके। इंसेमिनेशन नहीं, सॉरी, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन ना हो सके। ठीक है, चलिए। So, an ideal contraceptive should be user friendly,
शुड बी इजीली अवेलेबल। भाई हर जगह पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए, केमिस्ट की शॉप ले लो, चाहे कोई भी मार्केट्स वगैरह ले लो, तो वहां पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए ताकि लोगों की रीच में आ सके। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई ये कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल है जिसके थ्रू हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो लोग कभी भी इस चीज को यूज नहीं करेंगे। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, it should be easily available, it should be effective and reversible with no or least side effect। साइड इफेक्ट अगर कोई चीज की होगी तो ऑब्वियसली द पर्सन विल थिंक ट्वाइस कि भाई इस चीज को यूज करा जाए या ना करा जाए, क्योंकि यू नो साइड इफेक्ट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे पहले इंसान देखता है कि भाई ये जो चीज मैं ले रहा हूँ कहीं इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं कोई, है ना। तो ये चीज होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट्स, इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी। It should no way interfere with the sexual derived desire or the act of sexual intercourse। See, अब इस जितने भी हम बात करेंगे अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहीं से कहीं तक सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल एक्ट में कहीं से कहीं तक इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। शुड बी नो वे इंटरफेयर, कहीं पे कितना भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर इफ द पर्सन इज यूजिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सेक्सुअल डिजायर से। नेक्स्ट, अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंट। आज हम लोग इन्हीं सारे मेथड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट आ जाता है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। ओके, सो नेचुरल मेथड के अंदर भी अपने आप में 3 टाइप के मेथड्स आते हैं। नेचुरल मेथड बेसिकली क्या होता है बेटा, नेचुरल मेथड मतलब होता है अ प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। सी, यहाँ पे जो कपल है वो कुछ भी नहीं एक्सटर्नल, कुछ भी इनटेक नहीं करते। जैसे कि अगर मैं ओरल पिल्स की बात करूं या कॉन्डम्स या डायफ्राम्स की बात करूं, तो वो ये सब कुछ भी चीज यूज नहीं करते। सिंपल नेचुरल तरीके से, दीज आर द नेचुरल बैरियर्स। नेचुरल तरीके से किस तरीके से नेचुरली हम जो है बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो इस पे किया क्या जाता है नेचुरल सिस्टम, नेचुरल मेथड के अंदर। सो नेचुरल मेथड के अंदर अवॉइड किया जाता है चांसेस ऑफ फर्टिलाइजिंग और मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रुकवाया जा सकता है। कैसे? सी, अगर ये चीज पता हो आप लोगों को कि आप लोगों ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर पढ़ा था, द 14th डे में ओव्यूलेशन होता है बेटा। है ना, 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। अब अगर मैं बोल देती हूँ कि इस ओव्यूलेशन वाले टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ब्रेक होता है टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, अगर ये सेकेंडरी oocyte, अगर स्पर्म आया, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये सेकेंडरी oocyte भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। यही है ना बेटा, याद है ना, भूल गए पहले वाले लेक्चर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भूलना मत, यहाँ काम आएगा वो, ठीक है। चलो, तो और कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम कर रहा है बच्चे? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करता है, जो कि एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ जो यूट्रस है उसको लेयर को मेंटेनेंस करता है। चलिए, अब मैं बात कर रही हूँ इस ओवम की। तो ये जो ओवम है, इस ओवम को मीट करना है विथ स्पर्म। सो बेसिकली स्पर्म जो है ये ट्रेवल करता हुआ आता है ओवम के साथ फ्यूज होने के लिए। पर इस टाइम पे अगर कोई पेरेंट जो है वो क्या कर ले, वो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ये एक तरीका है ऑफ नेचुरल मेथड। एक होता है लैक्टेशन अमेनिया, अभी सारी चीजें पढ़ेंगे पर एक एक करके पढ़ते हैं। नेचुरल मेथड्स के अंदर क्या चीज है कि अगर इस टाइम को कोई पेरेंट अवॉइड कर दे, है ना, इस टाइम पे कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड कर दे, तो उससे फायदा क्या हो सकता है? उससे फायदा ये हो सकता है कि ओवम अगर बनेगा तो ओवम कभी भी फ्यूज नहीं करेगा स्पर्म के साथ, क्योंकि वहां सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं। क्लियर है ये चीज? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ओव्यूलेशन वाले टाइम पे नहीं होता है, उस टाइम पे क्या फायदा होगा कि यहाँ पे नेचुरली, है ना, उन्होंने कुछ इनटेक नहीं किया,
किसी चीज को यूज नहीं किया, ये सारी कोई आर्टिफिशियल कोई चीज को यूज नहीं किया, कोई मशीनरी कोई चीज को यूज नहीं किया, ये सारी ही चीजें एक बहुत ही नेचुरल तरीका है, एक बहुत ही नेचुरल मेथड है कि सिंपल इस टाइम पे अगर कोइटस अवॉइड किया जाता है, व्हाट इज कोइटस, इट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स डिनाई कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे ओवम जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ही नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जायगोट ही नहीं बना। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं, क्या बोलता है इसमें। सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस is one of the such method in which couples avoid or abstain from the coitus from day 7 to day 17 of the menstruation cycle when the ovulation could be expected। देखिए ये पहला तरीका कि ओव्यूलेशन का टाइम होता है 14th डे, बट इसने 10 to 17 क्यों बोला मैम, आप सबके दिमाग में आ रही है ये चीज, है ना। 10 to 17 क्यों बोलता है बेटा, क्योंकि जो फीमेल्स है उनको एग्जैक्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, बहुत रेयर फीमेल्स ऐसी होती है जो एग्जैक्ट 14th डे पे जिनको ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। बाकी हर फीमेल को ऐसा नहीं होता, है ना। तो हर फीमेल के लिए एक अप्रॉक्स डेटा लेके चलते हैं, दैट इज एक रेंज लेके चलते हैं 10 to 17th डे। ये 10 to 17th डे को हम एक रेंज मानते हैं ऑफ ओव्यूलेशन। अगर इस टाइम पे, ये टाइम होता है ओव्यूलेशन का, है ना, अगर इस टाइम पे कोइटस किसी भी तरीके से अवॉइड कर लिया जाता है तो ओव्यूलेशन वाले दौरान ये ओवम जो है वो स्पर्म के साथ मेट नहीं करता। ठीक है, क्लियर है। As the chances of fertilization are very high during this period and this period is called fertile period। अब भाई अगर तुम्हें नीट में पूछ लेता है कि fertile period किसको कहते हैं, तो क्या बोलोगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डे 14 सॉरी 10 to 17, ठीक है, ये डेज जो है फर्टाइल पीरियड में काउंट होता है। क्लियर है ये चीज। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conceptions be prevented। तो इस टाइम पे अगर abstinence होता है या avoidance होता है of coitus, तो उससे फायदा क्या हो सकता है, ये contraceptive, यानी एक तरीके से ये natural method है of contraceptive। ठीक है, चलिए अगला withdrawal और coitus interrupts। विड्रॉल क्या होता है कि अगर मेल जो है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पेनिस जो है वो इंसर्ट करता है इन द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट। तो अगर मेल जो है उसको ये चीज पता लग जाए कि द स्पर्म्स आर और द सीमेन इज बीइंग रिलीज्ड, और उस टाइम पे अगर वो जो पेनिस है उसको रिलीज आउट कर दे और रिमूव आउट कर दे थ्रू द वेजाइनल ट्रैक्ट, तो उसके कारण होगा क्या कि वो सीमन अंदर की तरफ ट्रैवल ही नहीं करेगा, तो वो वहीं पे स्टॉप हो गया। तो ये चीज, इसी को हम कहते हैं coitus interrupts or withdrawal। Withdrawal is another method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation। Just before ejaculation यानी just before the semen has been released, मेल जो है वो अपनी पेनिस को रिमूव कर सकता है from the vaginal tract। ओके, नेक्स्ट, so as to avoid the insemination। तो अब इंसेमिनेशन नहीं होगा, वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म ऊपर तक पहुंचा ही नहीं, तो ओवम के साथ मेट ही नहीं हो सकेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन अमेनिया। लैक्टेशन अमेनिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation followed by parturition। सी, लैक्टेशन कौन सा पीरियड आता है बेटा, लैक्टेशन एक फीमेल की लाइफ में ऐसा पीरियड होता है विच अकर्स आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, और कब तक लास्ट करता है इसको भी याद रख लीजिएगा, कब तक लास्ट करता है, इट इज अराउंड 6 months। 6 months तक ये लास्ट करता है ना, मतलब 6 months तक अगर जो मदर है वो एक बेबी को मिल्क प्रोवाइड करवा सकती है, कोलोस्ट्रोम जो फर्स्ट मिल्क होता है which contain a large amount of antibodies and which is very helpful and very useful for the child। तो वो चीज जो मदर प्रोवाइड करा सकती है उस चाइल्ड को, वो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड में ही करवा सकती है। और ये जो लैक्टेशन पीरियड होता है
इस टाइम पे जो फीमेल है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, यानी वो मेंसेस उस टाइम पे उसके स्टॉप हो जाते हैं। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने कंप्लीट किया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्चुरेशन, पूरा होल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेक्टेशन, है ना, लेक्टेशन के 6 मंथ्स तक जो फीमेल है उसको मेंसेस नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। अब अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो काम कौन कर रहा है ये बताओ पहले तो, है? अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे मैंने एक हार्मोन का नाम दिया था HCG, याद है? काफी सारे बच्चों को याद होगा, काफी सारों को नहीं भी होगा, है ना। HCG एक हार्मोन होता है बेटा जी, जो LH को रेप्लिका करता है ना, मिमिक करता है LH को। तो ये वहां पे काम करता है और उससे फायदा ये होता है कि यहाँ प्रोजेस्ट्रोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन रखता है और वो उसको शेड होने से एक बार को रोक देता है। तो इस टाइम पे ये लैक्टेशन वाला टाइम है, इस टाइम पे क्योंकि मेंसेस ही नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं होती, तो इस टाइम पे जो कोइटस, देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड fully, chances of conceptions are almost nil। तो इस टाइम पे अगर कोई पेरेंट जो है या अगर कोई कपल जो है वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट करते हैं तो दे कैन इजीली कंप्लीटेड, क्योंकि इस टाइम पे जो है कहीं से कहीं तक भी कंसेप्शन के चांसेस नहीं हो सकते। कंसेप्शन इज व्हाट? प्रेगनेंसी के चांसेस, ठीक है। एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम कंसेप्शन बोलते हैं, तो उसके कहीं से कहीं तक चांसेस नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि इस टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन, होल प्रेगनेंसी वाले टाइम पे, बट प्रेगनेंसी वाले टाइम पे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना वैसे भी हेल्दी नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं आफ्टर दैट, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, लैक्टेशन वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे इट कैन बी हेल्पफुल एंड इट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर और नेचुरल मेथड। Next, however, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months। लीजिए, ये आ गया है भाई, 6 months तक ही ये मेथड जो है वो इफेक्टिव रह सकता है। आफ्टर 6 months ये चीज नहीं काउंट होगी। क्योंकि क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएंगे, मेंसेस वापस शुरू हो जाएंगे, तो वो साइक्लिक चेंजेस वापस शुरू हो जाएंगे। As there is no medicine or device are used in these methods, साइड इफेक्ट जो है इसके ऑलमोस्ट निल है, क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। देयर इज नथिंग यू नो so much scientific things involved in this और so much medicinal things involved in this। तो कुछ अगर इस तरीके की चीजें नहीं इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो उस टाइम पे इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो एकदम ही निल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। The chances of failure though of this methods are also high, पर इसके अब देखो साइड इफेक्ट नहीं है तो इसके फेलिंग के चांसेस या फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत ज्यादा फेलिंग के चांसेस है, फेलियर के चांसेस है कि भाई अगर सही टाइम पे इतने सारे प्रैक्टिसेस है, इफ दे आर नॉट फॉलोड ऑन द करेक्ट सीक्वेंस और ऑन द करेक्ट टाइम, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो ये सारे थे नेचुरल मेथड्स। अगला आता है बैरियर्स। नाउ बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है? बैरियर्स मतलब क्या होता है बेटा? एक बैरियर्स आप लोगों ने वर्ड भी सुना होगा कि रोड्स पे भी बैरियर्स लगाते हैं। बैरियर मतलब फिर आप उसके आगे जा नहीं सकते, ठीक है, आप बैरियर्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो यही चीज होती है अगर हम बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में, तो यही चीज का यूज किया जाता है ताकि एनकाउंटर ना हो सके स्पर्म का और ओवम का, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। तो barrier methods in which ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers। अब ये barriers क्या हो सकते हैं? सबसे पहला इज कॉन्डम्स। कॉन्डम्स आप सबने इसका नाम सुना है, काफी सारे एड्स भी दिए जाते हैं। इसके एड्स इसीलिए दिए जाते हैं कि भाई लोगों में अवेयरनेस इस चीज की फैले कि ये भी एक चीज है जिसका यूज किया जा सकता है टू अवॉइड द कंसेप्शन। तो उस टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, तो उसको अवॉइड करने के लिए, बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्डम्स है उनका यूज किया जाता है। और कॉन्डम्स दोनों के हो सकते हैं, फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं और मेल कॉन्डम्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें
कहते हैं दीज आर द बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीथ, these are used to cover the penis in male और vagina and cervix in the female। क्यों vagina और cervix ही mainly female में cover हो रही है? बेटा यही birth canal है ना, यही बर्थ कैनाल है, और वेजाइना के ट्रैक्ट के थ्रू ही, सर्विक्स के ट्रैक्ट के थ्रू ही जो स्पर्म है वो ट्रैवल करेगा और ओविडक्ट तक पहुंचेगा। अगर तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो इट इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज उस चैप्टर को पढ़ो, तभी तुम्हें ये चैप्टर आगे समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज। अगला देखते हैं, अगला बोलता है ये तो सी, तो ये मेथड कॉन्डम्स जो है ये दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। तो जैसा आप देख रहे हो ये कॉन्डम्स फॉर मेल्स। अब कॉन्डम्स फॉर मेल्स क्या काम करता है बच्चे, ये पेनिस के टाइम, पेनिस को बेसिकली कवर करता है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस पे अगर इसको वेयर कर लिया जाए तो ये स्पर्म को आगे ट्रांसमिट ही नहीं होने देता। सिमिलरली अगर हम फीमेल्स के कॉन्डम्स की बात करें तो फीमेल्स में जो कॉन्डम्स होते हैं वो भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वेयर किए जाते हैं, और वो वेजाइना के ट्रैक्ट पे वेयर होते हैं, वेजाइना एंड सर्विक्स बर्थ कैनाल के ट्रैक्ट पे, और वो क्या करते हैं, स्पर्म को एंटर नहीं होने देते। तो दीज आर फ्यू बैरियर मेथड्स। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट बैरियर। Just before the coitus so that the ejaculated semen would not enter the female reproductive tract. This can prevent the conception. अब निरोध, एक इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। निरोध is the popular brand of condoms for the males. ये निरोध जो है एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स की, जो कि बहुत बार एड भी आया करते थे पुराने जमाने में। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स। Use of condoms has increased in recent years due to the additional benefits of protecting the user from contracting STIs and AIDS. Now see, अब लोग, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे हैं कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस को अब लोग अपना रहे हैं बेसिकली, है ना। लोगों को अब ये चीज समझ में आ रही है कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल पार्टनर शुड बी सेफ। क्यों सेफ, क्या चीज से सेफ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत सारी हैं जिन डिजीजेस का अभी तक कोई भी कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी उनका कोई प्रिकॉशन ही ले सकते हो आप लोग। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी भी हैं, दे आर वेरी लेस ऑफ देम आर क्योरेबल। अभी तक ये इनक्योरेबल्स ही हैं। तो अगर ये इनक्योरेबल है तो इंसान को अब थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा है, अब जो जनरेशन है उनको समझ में आने लगा है दैट इट इज लिटरल अ वेस्ट, कि भाई जो है चला के बैल मुझे हमारा वाला काम नहीं करना है, कि ये कंट्रासेप्टिव्स का अगर लोग यूज कर लेते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कंप्लीट हो सकता है एंड विदाउट द ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज एसटीआईज। ओके, तो यहाँ पे, और एड्स इनमें भी सबसे पॉपुलर, एड्स एक तरीके का सेक्सुअल जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में काउंट होता है, जिसका अभी तक मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ एड्स के बारे में। तो एड्स बेसिकली है क्या चीज, ये आपके पूरे व्हाइट ब्लड सेल्स, पूरा आपका जितना भी बॉडी का ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसको पूरी तरीके से अफेक्ट करती है, इसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। अब ऑब्वियसली नो वन वुड वांट कि ऐसा डिजीज, ऐसा बीमारी उनके अंदर आ जाए, बिकॉज एड्स का अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं है टिल नाउ, नॉट दैट इफेक्टिव सोल्यूशन आई शुड से। तो इस जितने भी एसटीआईज हैं, वेरी लीस्ट ऑफ देम आर क्योरेबल, बहुत कम है जिनका कोई क्योर है। इनमें से बहुत रेयर है जिनका क्योर है, बाकी किसी का क्योर ही नहीं है। सो नाउ पीपल आर वेरी मच अवेयर, दे आर नाउ वेरी मच एजुकेटेड कि भाई अब जो है यू कैन यूज द मेथड्स, यू कैन यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल एज वेल एज फॉर not of transmitting the STDs। तो इन सब चीजों का आजकल लोग ध्यान रख रहे हैं। बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स condoms are disposable, can be self inserted and thereby give the privacy to the user। अब ये दोनों ही कॉन्डम्स मेल और फीमेल्स के अंदर, यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी नर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे आर इजी टू यूज, दे आर यूजर फ्रेंडली। तो यही जितनी सारी चीजें अभी अपन ने पढ़ी है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में कि हाउ दे शुड बी, condoms
आर लाइक दैट ओनली, है ना, वो सारे ही जितने भी मार्किंग्स थे वो सबको टिक करते जा रहा है। सो ये सारे यूजर फ्रेंडली होते हैं, प्रिवेसी देते हैं ये पेयरिंग को, कपल को। नेक्स्ट आ जाता है डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, बट ये तीनों जो है सिर्फ फीमेल्स के केस में यूज हो सकते हैं। Are also barrier made of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. Now see, अगर आपको ये चीज पूछता है कि 4 ऑप्शन दे दिए तुमको बैरियर मेथड्स के, 4 ऑप्शंस, ठीक है, कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, ये दिस वॉल्स एंड सर्विकल कप्स, तो मैं ये चीज पूछ रहा है वो कि what are the methods used in what are the methods used for females और what are the methods not used by males, ऐसे करके अगर तुमको क्वेश्चन पूछ लेगा तो तुमको पता होना चाहिए कि ये 3 मेजरली फीमेल के थ्रू यूज किए जाते हैं, हालांकि चारों ही फीमेल के थ्रू यूज किए जाते हैं, पर कॉन्डम्स जो है मेनली मेल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्डम्स की बात आती है तो मेल फीमेल दोनों में काउंट होगा, और अगर मैं डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स की बात करूंगी तो ये मेजरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करने में, को शीथ करने में हेल्प करेगा। ओके, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। नाउ अब ये तीनों काम कैसे करते हैं बेटा जी, डायफ्राम हो गया या सर्विकल कैप्स हो गया या वॉल्ट्स हो गए, ये बेसिकली काम ऐसे करते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये एक ऐसा इस तरीके का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस तरीके से हॉलो स्ट्रक्चर है, और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल बॉडी में ये वाला हिस्सा जो है ये इंसर्ट कर दिया जाता है, इंसर्ट करवाया जाता है, और थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है ये फीमेल बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाता है, बहुत ही कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, सर्विकल कैप्स इसीलिए बोला जा रहा है। तो ये फीमेल वजाइना के अंदर जो है इंसर्ट करा दिया जाता है, और इसी के थ्रू जो है क्योंकि अब वजाइना ब्लॉक हो चुका है, जो सर्विकल जो सर्विक्स है वो कैनाल पूरी ब्लॉक हो चुकी है, तो अब स्पर्म की एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। सो they prevent the conception by blocking the entry of sperm through the cervix. दे आर रीयूजेबल, इसको रीयूज कर सकते हैं, तो दे आर रीयूजेबल। द स्पर्मिसिडल क्रीम्स, अब इसके बारे में बड़ा ही कम यहाँ पे दे रखा है। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. Now see, एक चीज ये भी दे रखी है एनसीईआरटी में, एक ही लाइन दे रखी है, but it is very important. There are many creams, jelly और foams are available, जो कि क्या काम करवा रही है, इसी इंसेमिनेशन को, इसी जो मेटिंग है या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जाइगोट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इन सबको रोकने का काम करवाई, ठीक है। अब क्योंकि ये सर्विकल कैप्स जो है, वॉल्ट्स जो है, डायफ्राम्स जो है, ये डायरेक्ट यूज अगर कोई फीमेल करती है तो उसको एक और जैसे जेली जो स्ट्रक्चर है उसको भी अगर वो वेजाइना के ट्रैक्ट पे यूज कर लेती है तो उससे फायदा ये हो जाता है कि स्पर्म की जो एंट्री है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, और बेसिकली ये जो जेलीज होती है स्पर्म किल कर सकती है, तो फेगोसाइटिक होती है। फेगोसाइटिक मतलब होता है कि जो भी सेल आ रही है उसको मार देना, तो स्पर्म सेल को मार ही देती है, फेगोसाइट कर देती है। तो यहाँ पे क्या बोलता है बेटा, ये स्पर्मिसिडल क्रीम्स बोल रहा है, तो स्पर्मिसिडल क्रीम्स मतलब स्पर्म्स को मार देने वाली क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स, ये सारी यूज की जाती है इन्हीं बैरियर मेथड्स के साथ टू इंक्रीज द कॉन्सेप्टिव एफिशिएंसी। तो ये इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज कर देता है कि अब तो स्पर्म ही मर गया, है ना, अब तो कुछ चीज ट्रेवल कर ही नहीं पाएगी इन दी ओविडक्ट। तो ये सारी चीजें पहले ही बर्थ कैनाल पे ही स्टॉपिंग लगा दिया जाता है, और ये सारे बैरियर मेथड्स, तो कौन कौन से हैं बैरियर मेथड, सबसे पहले कॉन्डम्स, फिर डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, और लास्ट आ जाता है स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जो कि इनके साथ ही यूज किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
ओके, नेक्स्ट आता है अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, आईयूडीज। नाउ इस पे कई बार नीट का क्वेश्चन बनता है, तो ये नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछ लेगा वो तीन चार चीजें देके, व्हाट आर द आईयूडीज। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। अब नाम बता रहा है यार, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस मतलब ये यूट्रीन के इनर वॉल पे जाके स्टिक होंगी या ये यूट्रीन के अंदर इंसर्ट की जाएगी। ठीक है, तो इंट्रा यूट्रीन मतलब इनसाइड uterine device. Okay, so these are placed inside the uterine. Okay, अब यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले these device inserted by the doctors or expert nurses. अब ये आप खुद से the individual cannot insert or cannot use it. तो ये जितनी भी चीजें हैं, अभी आप लोग पढ़ोगे कॉपर टी वगैरह, ये सारे जितने भी इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस आईयूडीज जितने भी हैं, ये एक एक्सपर्ट की हेल्प से यूज किया जाता है, एक्सपर्ट नर्सेस की हेल्प से यूज किया जाता है। इनको आप खुद से यूज नहीं कर सकते। सो दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अब ये कई बच्चे सोचेंगे मैम ये दिख रहा है, ये पहला इस ये टी जैसा स्ट्रक्चर, एंड दीज इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस आर प्रेजेंट अवेलेबली नॉन मेडिकल आईयूडीज। नॉन मेडिकल अभी पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कॉपर रिलेटेड आईयूडीज, जिसमें आता है कॉपर टी, CU7, मल्टीलोड 375 सी। तीन तरीके के बेटा इसमें, तीनों बताया ना। हाँ, पहला आईयूडी जो होगा दैट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। और तीसरा जो होगा ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। चल, अब इनको एक एक करके समझते हैं, मैं एक साथ ही बताऊंगी इसको भी। चलिए, सबसे पहले आता है, सबसे पहले इस नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के अंदर आता है लिपर्स लूप। लिपर्स लूप क्या काम करता है बेटा जी, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पतला सा थ्रेड से कनेक्टेड रहता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इंसर्ट किया जाता है इन द विजाइनल ट्रैक, इन द यूट्रस, ओके, ऑफ अ फीमेल। तो फीमेल के अंदर ये यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है एक लिपर्स लूप। एक लूप, नाम ही बता रहा है ना, लूप बनाता हुआ चल रहा है ना, थोड़ा सर्कुलर होता है, लूप बनाता हुआ चलता है। ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में आता है बच्चे, मतलब इसका ये कुछ भी चीज रिलीज नहीं कर रहा। ठीक है, ये कुछ भी चीज, ये कुछ मेडिसिनल चीजें रिलीज नहीं करता, तो ये एक तरीके का बैरियर की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नॉन मेडिकल आईयूडीज है, ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, पर ये कुछ भी चीज रिलीज नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड आता है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग नाम ही बता रहा है कि ऐसा आईयूडी है जिसमें ये कॉपर रिलीज करेगा। तो यहाँ पे कोई भी मेटल नॉन मेटल रिलीज नहीं हो रहा, कोई आयन रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे एक मेटल होता है कॉपर, आयन्स होंगे कॉपर के, वो रिलीज किए जाएंगे। सो यहाँ आयन्स आर released, copper ions are released, okay, तो metal ions are being released, और ये चीज इसमें काउंट होता है सबसे पहले कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, वो दिया है कॉपर टी का। कॉपर टी किस तरीके से काम करेगा बेटा, ये जो टी लाइक स्ट्रक्चर, अब कई बच्चे पूछेंगे ये किस तरीके से इंसर्ट होता है वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू यूट्रस के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से होता है पहले। ठीक है, और इससे एक थ्रेड कनेक्टेड रहती है। अब ये जैसे ही एक फीमेल के ट्रैक्ट के अंदर, एक यूट्रस के ट्रैक्ट के अंदर जैसे ही इंसर्ट किया जाता है, इस थ्रेड को जैसे ही इस थ्रेड को जैसे ही खींचा जाता है, तो ये एक टी फॉर्म शेप ले लेता है। तो ये जो यूट्रस है उसमें इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। तो अब ये क्या करेगा, ये अगर इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा,
तो ये क्या करेगा, इसने एक बैरियर बना दिया, है ना, एक बैरियर बना दिया। अब इसके ऊपर ओविडक्ट तक स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये जो बैरियर मेथड है, ये जो आईयूडी अभी कॉपर और रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो स्पर्म को किल कर देंगे। कॉपर क्या काम करता है, जो मेटल आयंस है वो क्या काम कर रहे हैं बेटा, ये स्पर्म को किल कर देंगे, फेगोसाइटिक होते हैं, ठीक है, फेगोसाइटिक है, यानी कि ये स्पर्म को मार देंगे। तो जितने भी स्पर्म्स या सीमेन इसमें ट्रेवल होगा वो अपने आप ही डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये काम करवाया जाता है बाय सीयूटी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 के थ्रू, तीनों ही सेम चीज है, ठीक है, ओके। थर्ड आता है इसमें हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग क्या काम करेगा बेटा, हार्मोन रिलीजिंग नाम ही बता रहा है कोई ना कोई हार्मोन रिलीज कराएगा। अब ये हार्मोन तो रिलीज करवाता ही है, इसके साथ क्या काम करवाता है कि यहाँ पे इसके हार्मोन के थ्रू देयर इज नो ओव्यूलेशन, यहाँ पे कोई ओव्यूलेशन नहीं होता। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं फॉर्म होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं फॉर्म होगा तो प्रोजेस्टेरोस्टेरोन फॉर्म नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोस्टेरोन नहीं है तो एंडोमेट्रियम की वॉल फॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे एट द एंड देयर इज नो एंडोमेट्रियम। जब एंडोमेट्रियम की लेयर ही नहीं है ना बेटा जी, एंडोमेट्रियम की लेयर बनी ही नहीं, तो इस टाइम पे क्या होता है कि लेयर ही नहीं बनी तो इम्प्लांटेशन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे होती है कि बाय दी hormones, बाय दी hormonal एक्ट क्या हो रहा है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो फॉर्म ही नहीं हो रही, ठीक है। सो देयर इज नो ओव्यूलेशन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरोन रिलीज ही नहीं हो रहा, तो क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है। क्लियर है बात। तो यहाँ क्या होता है कि इनके नाम देख लो, प्रोजेस्टार प्रोजा इनके नाम देख लो, प्रोजेस्टास्टर्ड, LNG-20, ये सारे इनके नाम होते हैं, ठीक है। ये कुछ हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज हैं जो कि क्या काम कर रही है, बेसिकली ये ओव्यूलेशन को रोक रही है। अगर ओव्यूलेशन रुक जाएगा, इसके अंदर भी कोई मेटल नहीं है, अगर ओव्यूलेशन रुक जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन ऑटोमेटिक ही फॉर्म नहीं कर पाएगा, एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आता है आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस। चलो भाई आ गया है ना। IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus and copper ion released to suppress the sperm motility and fertilizing capacity of sperm. स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटीज को देखना, है ना, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को पूरी तरीके से मार ही देना, खत्म कर देना, ये काम करवाया जाता है बाय ऑल दीज आईयूडीज, बाय ऑल दीज डिवाइसेस, ठीक है। कि स्पर्म को बेसिकली उसकी जितनी मोटिलिटी है उसको मार देता है, ये स्पर्म को खत्म ही कर देता है, पूरी सेल खत्म कर देता है, ठीक है, ये काम यही करवाते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अभी आईयूडीज कैसे इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेस्ट्रोन, है ना, क्योंकि प्रोजेस्ट्रोन ही बिकॉज ऑफ नो ओव्यूलेशन, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो नो कॉर्पस ल्यूटियम, नो कॉर्पस ल्यूटियम लीड्स टू नो प्रोजेस्ट्रोन, और अगर प्रोजेस्ट्रोन नहीं हुआ तो क्या करेगा बेटा जी, ये नो एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर जो है मेंटेनेंस नहीं कर पाएगी अपना एंड इट विल शेड आउट। ये ही सारी चीजें होती है। तो अब अनसूटेबल हो गया एनवायरमेंट, सही नहीं रहा ना एनवायरमेंट, इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। So IUDs are the ideal contraceptive for female who want to delay the pregnancy or space and or space the children. अब IUDs बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं अगर कोई फीमेल लिटरल चाहती है कि उसके कोई बच्चे ना हो तो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है, कौन सा, आईयूडीज, ठीक है। चलो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ ईदर progestrogens and progestrogen estrogen combination is the another contraceptive methods used by females. इनको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है बेटा, दवाइयां, साफ सरल भाषा में जान लो, दवाइयां,
ठीक है। दवाइयाँ क्या काम करती है, दवाइयाँ जो है वो जो फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग, मतलब वो जो ओव्यूलेशन वाला टाइम है ना उसको थोड़ा सा शिफ्ट आउट कर देती है। तो जैसे ही उस टाइम को शिफ्ट कर देगी तो उस टाइम पे जो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, द चांसेस आर वेरी मच नाउ रिड्यूस्ड। तो ये चीज कंप्लीट की जाती है। तो ओरल पिल्स, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहते हैं ओरल पिल्स और इनको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज अगेन अ वेरी वाइडली यूज्ड थिंग, बट इसमें दिक्कत ये है कि क्योंकि कोई भी अगर आप दवाई लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो यहाँ पे भी ओरल पिल्स में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं कंपेरेटिव टू एनी अदर मेथड्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड टिल नाउ। तो ओरल पिल्स जो है इनमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स का यूज होता है। बट अभी चलो पढ़ते हैं, और काफी लीस्ट साइड इफेक्ट वाली भी कुछ दवाइयां हैं जिनको इनटेक किया जा सकता है बाय फीमेल्स। काम क्या करेगा ये डोसेज होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन के, ठीक है। They are used in the form of tablets and hence are popularly called as the pills. Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting from the preferable within the first 5 days of menstruation cycle. See, 1 से लेके 28th day की cycle है ना, तो 1 to 5 और फिर उसके बाद 28 to 29, ये साइकिल जो चलती है ना बेटा जी, इसमें 1 to 5 डेज को छोड़ के 5 to 28 to 29 डेज, यानी ये जो 21 डेज का जो टाइम स्पैन होता है, इन टाइम स्पैन में कुछ पिल्स जो है उसका इंटेक करना पड़ता है फीमेल को, ठीक है। अब ये 1 to 5 कई दवाइयां ऐसी होती है जिसके अंदर, जैसे अगर मैं बात करती हूँ मिनी पिल्स की, मिनी पिल्स जो होती है वो कंटिन्यू लेनी होती है, यानी 28 के 28 दिन उनको लेना होता है। अगर वो नहीं लेते हैं दवाई तब फिर उसके बाद मतलब दवाई लेना, दैट पिल लेना इज मेंस्ट्रुएशनल ना होना, वो चीज है। अगर वो लोग कंटिन्यू पिल्स लेते रहेंगे, अगर वो लोग कंटिन्यूटी रखेंगे, ओरल पिल्स की कंटिन्यूटी रखेंगे ये इन मेडिसिन की, तो उससे फायदा उनको ये होने वाला है कि उनके जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। पर अगेन उसके साइड इफेक्ट है, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, और उसमें अगर कोई भी हिंड्रेंस आती है तो फिर वो अफेक्ट करेगी आपकी पूरी बॉडी को। सेकेंड आ जाता है, ये कुछ इस तरीके की पिल्स होती है जो 5 to 28 डेज तक लास्ट करती है, अप्रॉक्स 21 डेज का इनका पूरा टाइम स्पैन रहता है। तो 21 डेज तक जो है इनका टाइम स्पैन रहता है, और 21 डेज तक इनको कंटिन्यू लेना होता है, स्किपिंग द स्टार्टिंग 5 डेज। क्यों स्किप कर रहा है? क्योंकि उस टाइम पे मेंसेस होते हैं। ये वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ये थोड़ी सी फायदेमंद इसीलिए होती है क्योंकि इन्होंने जो मेंसेस का टाइम स्पैन था वो पहले ही लीव कर दिया। तो 21 डेज उनको कंटिन्यू लेना होता है, फिर 5 डेज ब्लॉक कर देना होता है, फिर अगेन 21 डेज लेना होता है, 5 डेज उसको छोड़ देना होता है। तो इस तरीके से 21 की साइकिल इनकी चलती है कई पिल्स की। After the gap of 7 days during which the menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern, और इसको कंटिन्यू रिपीट करना पड़ता है till the female desire to prevent the conception। कब तक करना पड़ता है इसको कंटिन्यू? जब तक फीमेल कंसेप्शन ना वॉलेंटरीली ना चाहे, है ना, जब तक वो कंसीव करना ना चाहे तब तक उसको ये चीज कंप्लीट करनी होती है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, अब काम क्या है इनका, ये इनहिबिट कर देता है ओव्यूलेशन को, and implantation as well as the after quality of the cervical mucus to prevent the retard entry of the sperm। हो क्या रहा है बेटा जी यहाँ पे कि ये जो पिल्स है ना, ये पिल्स पूरा सर्विक्स यानी बर्थ ट्रैक्ट जितना भी है उस ट्रैक्ट को इतना ज्यादा ऐसा मीडियम बना देती है बेसिकली कि वहां पे स्पर्म जो है वो एंटर ही नहीं कर पाता, स्पर्म को किल कर दिया जाता है। उसके साथ ये इनहिबिट, देयर इज नो ओव्यूलेशन, है ना, इस टाइम पे कोई ओव्यूलेशन नहीं है, यानी ओवम बन ही नहीं सकता। उसके साथ साथ कोई इम्प्लांटेशन नहीं होगा, अगर ओवम ही नहीं है तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, है ना। स्पर्म जो है, स्पर्म को पहले ही फेगोसाइटोस कर दिया, पहले ही खा चुके हैं स्पर्म को, खत्म हो चुका है स्पर्म, तो अब आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है उसकी, तो वो ओविडक्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही वेजाइनल ट्रैक्ट या सर्विकल ट्रैक्ट जो है उसको खत्म कर चुका है ना, तो उसके आगे वो पहुंच ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट आता है, द पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद द लेसर साइड इफेक्ट्स एंड दे आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। तो ये पिल्स जो होती है काफी देखिए पिल्स का साइड इफेक्ट्स होता है पर
कई पिल्स ऐसी होती है जिनका साइड इफेक्ट कम होता है। उनमें से एक पिल जो है उसका नाम है सहेली। अब ये आपने ऑलरेडी एक बार पहले भी किया है। दिस यू ऑल हैव रेड दिस वंस बिफोर टू। तो एक बार वापस आ रहा है दिस सहेली। सहेली एक ऐसी न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फॉर फीमेल, कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन क्या होता है बेटा? इसमें स्टेरॉइड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है। जब स्टेरॉइड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होगी तो उससे क्या फायदा होगा कि वो फीमेल की बॉडी को बहुत कम से कम नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये स्टेरॉइड की क्वांटिटी इतनी ज्यादा कम होती है क्योंकि कई जो ये वाली पिल्स होती है यूजुअली 21 और मिनी पिल्स वगैरह जितनी होती है, ये इनमें स्टेरॉइडल क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी स्टेरॉइडल पिल्स काउंट होती है। ठीक है, वहीं अगर मैं सहेली की बात करूं तो ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है ना, मतलब इसमें स्टेरॉइड क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा कम है, तो आपकी बॉडी को कम नुकसान पहुंचेगा। इट इज वंस अ वीक पिल। ये हफ्ते में एक बार लेने की पिल है। हफ्ते में एक बार दवाई अगर कोई ली जा रही है तो वो बहुत ही ज्यादा कम साइड इफेक्ट्स कॉज करेगी, विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। अभी बात आई गई वापस, एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होगी इसकी और बहुत कम ही साइड इफेक्ट्स होंगे। क्यों कम साइड इफेक्ट होंगे भाई? हफ्ते में एक दिन ले रही है वो दवाई, है ना, ये कंटिन्यू सॉरी ये कंटिन्यू दवाई है। तो इसको अगर उसने स्किप किया तो फिर मेंस ओवम बनने के चांसेस हैं, ओव्यूलेशन के चांसेस हैं, इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं। पर अगर मैं कह रही हूँ ये वंस अ वीक दवाई है, वंस अ वीक दैट इज पूरे होल वीक में एक हफ्ता ये पूरा जो है लेना पड़ेगा टू अवॉइड द कंसेप्शन। ठीक है, तो ये चीज होती है। चले आगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सहेली, इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। ये ओरल पिल्स हैं। ओरल पिल्स अगेन फेगोसाइटिक की तरह भी काम करती है ना, स्पर्म को डाइजेस्ट कर जाना, किल कर जाना। और इसके साथ साथ ये क्या काम कर जाती है कि ये फीमेल्स के थ्रू यूज की जाती है। और किस तरीके से यूज की जाती है? बाय इनटेक इन 21 डेज और बाय इनटेक इन एवरी डे, बाय इनटेक इन 1 वीक। ओके, चलिए। Progesterone also alone in the combination of estrogen can be used by the females as the injections or implants under the skin. Now see, कई बार implants और injections का भी यूज किया जाता है। implants की फोटोग्राफ्स अगर मैं आपको दिखाऊं, these are implants, है ना, ये implants है। ये क्या होते हैं बेटा जी? यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल पाइप होते हैं, इनको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। These are these are very long tubes. Okay, cylindrical tubes है, सिलिकॉन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है। सिलिकॉन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती है और ये फायदा क्या करती है? ये स्किन के अंदर इम्प्लांट की जाती है तो काफी ज्यादा ये परसिस्टेंट भी रहता है, डॉक्टर्स की मदद से रहता है, एक्सपर्ट नर्सेस की मदद से रहता है। अगेन खुद से नहीं किया जा सकता इसको इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब ही यही होता है कि कुछ चीज आपकी बॉडी में प्लांट किया जा रहा है, कुछ चीज आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, और ये बेटा जी लॉन्ग यूज के लिए होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा टाइम स्पैन के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत टाइम के लिए अगर कोई फीमेल जो है इसको इंजेक्ट करके रखती है या इम्प्लांट करके रखती है तो इट इज वेरी लेस चांसेस ऑफ हर टू बी फर्टाइल, इट इज वेरी लेस चांस ऑफ हर टू बी प्रेग्नेंट। ओके, क्लियर है? तो ये होते हैं इम्प्लांट्स। सेम ऐसे ही काम करते हैं जो इंजेक्शंस हैं, इंजेक्टेबल्स, वो भी। इंजेक्टेबल्स या इंजेक्शंस कैसे काम करते हैं कि वो भी स्किन के अंदर जो है उनको भी रिलीज किया जाता है। और वो किस तरीके से वर्क करेंगे कि वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, वो ओव्यूलेशन नहीं करवाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, प्लस उसी के साथ साथ जो स्पर्म और ओवा की मीटिंग है वो भी नहीं होगी। तो वो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंजेक्टेबल्स यानी इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स दोनों ही चीजें अंडर द स्किन कंप्लीट की जाती है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल। अब इनका मोड ऑफ एक्शन पिल्स जैसा ही है, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। अब जितना जैसे पिल्स अगर देख रहे हैं, पिल्स डेली लेने के बेसिस पे इफेक्टिव हो रही है,
है ना। यहाँ पे जो इम्प्लांट्स हैं या इंजेक्शन हैं ये डेली बेसिस पे नहीं लिए जाते, ये कुछ टाइम के लिए मतलब इंजेक्ट किए जाते हैं इन द फीमेल बॉडी, और वो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं। तो बहुत काफी ज्यादा टाइम के लिए जब वो परसिस्ट करते हैं तो वो ज्यादा यूजफुल है। ठीक है। Administration of progesterones and progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have to be found to be very effective as emergency contraception, as they could be used to avoid, see, 72-hour coitus within 72 hours of coitus have been found to be very effective। अगर इनको 72 hours में यूज किया जाए सारे ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कौन कौन से थे बेटा जी, कौन कौन से हैं, ये ओरल पिल्स वाले, इम्प्लांट्स वाले और आईयूडीज वाले। ठीक है, ओरल पिल्स अपन ने पढ़ ली है, इम्प्लांट्स वाले अभी जो बताया वो, और आईयूडीज कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 7, तो वो ये सब अगर 72 आवर्स के विद इन कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो 72 आवर्स के सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर इनको लिया जाता है तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, एंड दे कुड be used to avoid the possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। तो ये इस टाइम पे यूज किए जा सकते हैं कि अवॉइडेंस ऑफ दीज, है ना, रेप हो गया या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट जो फीमेल ना हो या लीस्ट हो उसके लिए ये सारी चीजें हेल्पफुल हो सकती है। बट अगेन अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड रेप, ये वर्ड्स ही इतने भारी हैं, तो ये वर्ड्स से सेक्सुअल अब्यूज जिसको हम कहते हैं, इन सारी ही चीजों से हम सबको एजुकेट होना चाहिए दैट वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ, है ना, सबको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड मेंटेन अ हेल्दी सोसाइटी। आप लोग ऐसा चाहेंगे क्या कि आप लोगों की बहन या कोई भी बोल लो ना, भाई बहन हो, भाई भी होते हैं कई, सेक्सुअली अब्यूज कई बार लड़के भी होते हैं, मीडिया में या लोगों को यूजुअली फीमेल्स का ही पता होता है, बट कई बार, कितनी ही बार सेक्सुअली अब्यूज मेल्स को भी किया जाता है, बॉयज को भी किया जाता है, बुली किया जाता है। तो ये सारी ही चीजें इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर अ गुड सोसाइटी। तो इन सारी चीजों को बेटा जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। आप लोग भी सोचिए कि एक किसी इंसान के लिए हम ऐसा एक सराउंडिंग बनाए जो वो भी अच्छे से उसको उसकी भी लाइफ है तो वो भी अच्छे से जी सके, है ना। तुम लोग चाहते हो कि नहीं चाहते, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारा सराउंडिंग है, तुम लोग इजीली मूव कर सको कि भाई आराम से जहां जाए जैसे जाए जा सकते हो, घूम सकते हो। ऐसा नहीं किसी के लिए बंदिश बनाओ कि बेचारा कोई बाहर ना जा सके, कोई अंदर ना आ सके, ये इतना प्लीज किसी के लिए डू नॉट मेक दिस अनसेफ एनवायरमेंट फॉर एनीवन। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जिकल मेथड्स के अंदर क्या किया जाता है, अब नाम ही बता रहा है भाई, सर्जरी है ना, सर्जरी है इसका मतलब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, are generally advised for the male and female partner as to terminate the pregnancy to prevent any more pregnancies। भाई ये तो फाइनल मेथड है, ये टर्मिनेशन का ही मेथड है, पूरी तरीके से खत्म, है ना। अब तो फीमेल कंसीव कर ही नहीं सकती, ना मेल जो होगा वो स्पर्म फॉर्म कर सकता है। तो होता क्या है इनके अंदर, इसमें एक आता है ट्यूबेक्टोनॉमी और एक आएगा वेसेक्टोनॉमी। वेसेक्टोनॉमी नाम से आया है वास्ट डिफरेंस से, है ना, जो मेल्स के अंदर करवाया जाता है, और ट्यूबेक्टोनॉमी आया है फेलोपियन ट्यूब से, जो कि फीमेल्स के अंदर कंप्लीट करवाया जाता है। होता क्या है इनके अंदर, इमेज से समझते हैं। सी, स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम में जो है थोड़ा सा पंक्चर करके और जो वास डिफरेंस है उसको टाई अप कर दिया जाता है, उसको ब्लॉक करके, उसको कट करके इस तरीके से और टाई अप कर दिया जाता है। अब वास डिफरेंस जैसे ही टाई अप होगी तो यहाँ से टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहे हैं, इन स्पर्म को कोई भी वे नहीं मिला टू पास थ्रू द यूट्रस, और सॉरी टू पास थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा तक पहुंचने का इनको कोई वे ही नहीं मिला, रास्ता ही नहीं मिला, तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करते करते ये जो स्पर्म बनने की कैपेसिटी है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इस टाइम पे जब अगर कोई मेल वासेक्टोनॉमी, इसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा एक कॉमन वर्ड से सुना होगा, नसबंदी, है ना, ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा क्योंकि हम नेटिव इस तरीके से बोलते रहते हैं, आसपास तुमने सुनी होगी ये चीज। तो नसबंदी यही है बेटा,
ठीक है। तो इसमें किया क्या जा रहा है, इसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो आगे तक पहुंच ही ना सके। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ओवरी से एक तो बन रहा है बट ये आगे की तरफ ट्रेवल ही नहीं करेगा। तो एम्पुला हो गया या जो यूट्रस हो गया वहां तक ये पहुंचेगा ही। जब एक पहुंचेगा ही नहीं तो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो इम्प्लांटेशन। क्लियर है? तो ये चीज करवाई जाती है। ये चीज बिल्कुल भी एक सेकेंडरी मेथड नहीं है। ये चीज पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्यों? मतलब ये एक ऐसा हो गया कि अब प्रेग्नेंट नहीं ही हो सकती फीमेल। ठीक है, तो ये यूजुअली उन पेरेंट्स के थ्रू करवाया जाता है जिनको दे नो लॉन्गर वांट देयर किड्स। तो एक बार जिनके अगर बच्चे हो जाते हैं फिर उसके बाद पेरेंट्स जो हैं वो वेसेक्टोनॉमी या ट्यूबेक्टोनॉमी का प्रोसेस, सर्जिकल प्रोसेस करवा सकते हैं ताकि फिर आगे कोई चांस नहीं है प्रेगनेंसी का। ठीक है। In vasectomy, a small portion of vas deferens is removed and tie up through a small incision. Incision means small जो पूरा एब्डोमिनल कैविटी में कोई सर्जरी नहीं होती बहुत बड़ी, बट एक स्मॉल इंसेशन यानी कट लगाया जाता है इन दी स्ट्रोटम और उसके थ्रू वास डिफरेंस को जो है टाई अप कर दिया जाता है। Second, whereas tubectomy is a small part of fallopian tube is removed or tie up through the small incision in the abdomen through the vagina। और इसमें क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोनॉमी के अंदर विजाइना के थ्रू जो है कट लगाया जाता है टू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस हो सकता है इन फीमेल्स। ओके, दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। रिवर्स नहीं हो सकते बेटा, अगर एक बार हो गया तो ये फाइनल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का। ओके, दिस इज नॉट एट ऑल रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट आता है, it need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in the consultancy of the professional qualified medical professionals। तो भाई कोई भी अगर आप यूज कर रहे हैं कोई भी contraceptive, it is very much advisory कि आप पहले डॉक्टर्स को रेकमेंड करें, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को रेकमेंड करें। वो अगर आपको जो चीज सजेस्ट करते हैं गो टू दैट। तो ये चीज वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं बिकॉज दे हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ इट। और मे बी तुम लोगों में से ही काफी बच्चे आगे जाके जब डॉक्टर बन जाएंगे तब तुम्हें भी बहुत ये नॉलेज होगी, तो तुम लोग भी किसी को हेल्प कर सकते हो। बीइंग अ डॉक्टर इट्स योर तुम्हारा पहला काम कि तुम पहले ही लोगों को अवेयर करो, पहले ही लोगों को एजुकेट करो, पहले ही लोगों को जो है सावधान कर दो कि भाई ये चीजें हैं, दीज आर द प्रोसीजर विच यू कैन यूज फॉर बर्थ कंट्रोल। सो नाउ सिंस आप लोगों को ये इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग नीट के बाद जब डॉक्टर बने तो आप लोग पहले ही इतने तो नॉलेजेबल हो, इतने इंटेलिजेंट बन सको कि आपको बेसिक्स पता हो, है ना। चलिए, तो one must remember that contraceptives are not a regular requirement for the maintenance of a reproductive health। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट, है ना, हर बार की रिक्वायरमेंट की बात नहीं है कि हर बार कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए जाएं या कुछ डिवाइसेस यूज किए जाएं। किस तरीके से अगर किसी को बिल्कुल ही रिमूव ही करवा देना है, जैसे सर्जिकल मेथड्स है, टर्मिनेशन ही करवा देना है कि भाई अब प्रेगनेंसी नहीं ही होनी, फाइनल मेथड, तो डॉक्टर्स उनको सर्जरी के लिए रेकमेंड कर देंगे। अगर किसी को जो है एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए कंसीव ना होना है तो उसके लिए डॉक्टर्स उनको पिल्स या कुछ ओरल कुछ यूट्रीन डिवाइसेस का एडवाइस कर देंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड और कंसल्टेंसी के बाद ही आपको पता लगेगा कि हाँ यार क्या बात बोली जा रही है। ठीक है, तो कंसल्टेंसी के बाद ही पता लगता है। In fact, they are practiced against the natural reproductive event that is conception or pregnancy. One is forced to use these methods earlier to prevent the pregnancy or the delay or space pregnancy to the personal reason। अब सी कोई भी अगर इनको यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट टू कंसीव, कि उसको फीमेल को डेफिनेटली प्रेग्नेंट नहीं होना, इसीलिए इन मेथड्स का यूज किया जा रहा है। तो उसकी मतलब वो ये चीज बोल सकती है डिले हो सकता है प्रेगनेंसी, उसके बारे में उसके ही लिए हम इतने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं। No doubt, the widespread of use of these methods have a significant role in checking the uncontrolled growth of the population. However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain,
ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर। अब देखो इतने सारे इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है, या फिर इफ नॉट कंसल्टेड विद अ गुड डॉक्टर। थ्रू नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। भाई अगर किसी को कोई सिम्टम्स दिखते हैं, कोई ऐसा कोई अपने आप ही सारी चीजें कर रहा है कि भाई हम ही बन जाते हैं डॉक्टर, हमें डॉक्टर की क्या जरूरत है, हम तो खुद ही डॉक्टर हैं, तो बेटा जी आप नहीं हो, आप डेफिनेटली बनने वाले हो, बट स्टिल यू आर नॉट द डॉक्टर। सो यू शुड टेक द एक्सपर्ट एडवाइस। एक सेकेंड एडवाइस लेना हर बार जरूरी होता है ना। सेकेंड एडवाइस हमेशा लो कि भाई ये चीज सही है क्या, क्या ये चीज करवाई जा सकती है, इनकी ये दिक्कत है तो क्या हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारी ही चीजें अंडर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कंटेंट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें लीड करेंगी, फिर अगर साइड इफेक्ट होगा तो बहुत खतरनाक होगा। ठीक, चलिए अगला आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। व्हाट इज एमटीपी? एमटीपी को अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो इट इज अबॉर्शन। ओके, अबॉर्शन क्या होता है, और अगर मैं और नई लैंग्वेज में बोल दूं तो बच्चा गिराना, है ना। कई लोग जो होते हैं वो लोग, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती है कई बार एक कॉन्ट्रासेप्टिव ना लेने के चक्कर में, बेटर एजुकेटेड ना होने के चक्कर में कई बार वो कंसीव कर जाती है या वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बट स्टिल बाद में उनको जाके रियलाइज होता है कि यार ये तो नहीं चाहिए था, है ना, अभी वी डोंट रिक्वायर अ चाइल्ड। और कई फीमेल्स को तो पता ही नहीं लगता फ्रॉम फर्स्ट 3 मंथ्स कि वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं, उनको ये चीज पता ही नहीं होती और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब दिक्कत ये होती है कि उनको चाइल्ड नहीं चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो जो है बिकॉज ऑफ नॉन यूसेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कुछ मिस हो जाना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में से कुछ ओरल पिल्स है तो डेज मिस हो जाना, उसके चक्कर में अगर किसी भी तरीके से अगर वो कंसीव कर जाती है तो उस टाइम पे जो फीमेल है वो अबॉर्शन की तरफ भी जाते हैं। अब अबॉर्शन में दिक्कत क्या होती है कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा सीरियस तो देखो होता ही है, क्यों? क्योंकि अबॉर्शन करने से पहले हर डॉक्टर एक ये सलाह देता है कि इसके अंदर मदर को भी जो है मदर क्योंकि मदर के यूट्रस से इतना ज्यादा इम्प्लांट हो जाता है बच्चा कि उसको डिटैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई अगर हम जो टर्मिनेट कर देंगे चाइल्ड को, अगर हम लोग अबॉर्शन कर भी देंगे तो इससे मदर को भी नुकसान है, दैट कैन लीड टू अ फेटल एज वेल। ये फेटल भी हो सकता है, मर भी सकती है फीमेल्स, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है बच्चा? 1 2 3 फर्स्ट 3 मंथ्स, है ना। फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर कोई फीमेल अबॉर्शन करवाना चाहती है तो वो सेफ काउंट होता है, ठीक है, और डॉक्टर्स वो इजीली टर्मिनेट कर भी देते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो वो सेफ होता है, बट सेकेंड अगर वो बोले कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर उनको पता लगता है और अगर वो चाहते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो अबॉर्शन करवाएं, तो उसके लिए डॉक्टर्स 2 बार सोचते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, या कुछ और एक्सपर्टीज की हेल्प ली जाती है, मेडिकल हेल्प ली जाती है कि अगर फिर भी करवाना है तो किस तरीके से करवाया जाए। और आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर तो बच्चे अबॉर्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर एक बार सेकेंड ट्राइमेस्टर तक फीटस पहुंच चुका है तो थर्ड ट्राइमेस्टर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना उस टाइम पे यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जो है अबॉर्शन की प्रैक्टिस को डॉक्टर्स फॉलो ही नहीं करते। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक वो बच्चे को जो है या फीटस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं मदर की बॉडी से, और इस कंसेंट पे रिमूव कर सकते हैं कि ये चीज मदर के लिए फेटल है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। और फाइनल जो टर्मिनेशन, यानी अगर हम बात करते हैं थर्ड उसकी ट्राइमेस्टर की, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो जाता है बच्चे? थर्ड ट्राइमेस्टर में तो डॉक्टर्स बिल्कुल ही रिमूव नहीं करते चाइल्ड को। क्यों नहीं रिमूव करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे तो प्रॉपर पूरे चांसेस हैं मदर के फेटल होने के, या तो मदर जाएगी या फिर वो जो चाइल्ड है वो जाएगा, तो वो बहुत 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 ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो लास्ट वाला तो कोई रेकमेंड नहीं करता। सेकेंड ट्राइमेस्टर काफी डॉक्टर्स एक्सपर्टीज की सलाह लेके कर सकते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे बेटर चांसेस हैं, बेटर पॉसिबिलिटीज है अबॉर्शन। ओके, सो इनिशियली और वॉलेंटरीली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी,
इंटेंशनल, इंटेंशनल यानी चाह के, पता है समझ बूझ के अगर कोई फीमेल को पता जैसे ही पड़े तब वो अगर टर्मिनेट करवाना चाहे, वॉलेंटरी टर्मिनेशन यानी चला के अगर वो प्रेगनेंसी को जो है प्रेगनेंसी या फीटस को जो है वो हटवाना चाहे अपनी बॉडी से, या आप कह सकते हो टर्मिनेट करवाना चाहे उस प्रेगनेंसी को, इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एमटीपी। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब चला के अबॉर्शन करवाया है ना, ये किसी जो मतलब इट्स नॉट लाइक पता नहीं था अनजाने में अबॉर्शन हो गया, ऐसा नहीं, चला के इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। Nearly 45 to 50 million of MTPs are performed in the year all over the world, which counts 1/5 of the total number of conceived pregnancy in the year. Whether to accept or legalize MTP or not being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. अब भाई इन सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है कि भाई इमोशनली सपोर्ट होना चाहिए। देखो ऐसे किसी का भी अगर कोई भी आ जाता है ना, हर बार तुम लोग भी डॉक्टर बनोगे तो ऐसे तुम्हारे पास भी पेशेंट्स आएंगे, तो आपको पहले उनको ये चीज समझानी पड़ती है कि यू कैन इजीली गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। कई बार बड़े ही नॉनसेंस रीजन के कारण, जैसे इफ आई से अमीनोसेंटोसिस की जब हमने बात करी थी, तो उसमें कई लोग इसीलिए एमटीपी करवाते हैं, इसीलिए जो है बेबी को रिलीज करवा देते हैं या उसको टर्मिनेट प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देते हैं जस्ट बिकॉज फीमेल फीटस डेवलप हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। एक फीमेल फीटस डेवलप हो रहा है तो आप पूरी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देते हैं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये सोशली सही होना चाहिए, एथिकली सही होना चाहिए, इमोशनली वेलबींग सही होना चाहिए, और फिजिकली उस मदर की कंडीशन वैसी होनी चाहिए कि उसमें अबॉर्शन हो सकता है। सारी ही चीजों को इंश्योर करके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको एमटीपी करवाना चाहिए या नहीं। तो फ्यूचर डॉक्टर्स प्लीज डू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, प्लीज डू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि क्या ये चीज आगे प्रोसीड हो सकती है या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971 with strict conditions to avoid its misuse। भाई गवर्नमेंट नहीं चाहती इसका कोई मिसयूज हो, तो उन्होंने जब 1971 में एमटीपी को शुरू करवाया था तो उसके साथ कुछ कंडीशंस रखी थी कि भाई मिसयूज उसका ना हो, इसीलिए इंडिया में जो है स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसेंटोसिस। Such restrictions are all the more important to check the indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India। यही जो अभी मैंने बोला कि फीमेल फर्टिसाइड्स यानी फीमेल फीटस को मार देना पहला, सेकंड इज इनडिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की में भेदभाव करना, इसके चक्कर में अगर आप एमटीपी करवाते हैं तो ये स्ट्रिक्ट मना है इन इंडिया। सो अब देख लीजिए ये इस तरीके से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि पहले जो चीज एक्चुअल में हुई थी वो चीजों का इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ता जा रहा है। हमने जो अभी पॉपुलेशन में बात करी ना, वो सारी चीजें इससे लिंक्ड है ना, तो ये सारी चीजें समझने की है। ओके ओके चलो अब अगला बढ़ते हैं। वाई एमटीपी, क्यों लोग एमटीपी करा रहे हैं भाई? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptive use during the coitus or rapes। क्यों करवाया जाता है एमटीपी? वाई प्रेगनेंसी इज बीइंग टर्मिनेटेड, इसीलिए क्योंकि कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया जाता है बट स्टिल वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। सेकेंड कि उनको यूज किया जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द कोइटस बट स्टिल दे आर ऑफ नो यूज, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेप्स। अगर रेप के टाइम पे कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो अगेन इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड इट रिजल्ट्स टू एमटीपी। MTP are also essential in certain cases where the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal, either to mother or to the fetus or both। कई बार ये या तो मदर को फेटल करेगी, फेटल मतलब मार देना है ना, किल, तो या तो ये मदर के लिए हार्मफुल है या ये फीटस के लिए हार्मफुल है या कई बार दोनों के लिए ही हार्मफुल है।
Okay. MTPs are considered relatively safer during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. जो first trimester है, first 3 months, उस time के लिए MTP is being recommended और and is being safe. Second trimester की अगर बात करें तो is much more riskier. One disturbing the trend observed is that the majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. अगर हम लोग बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी पे डॉक्टर की कंसल्टेंसी को रखते हैं और अगर इस टाइम पे जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाते हैं तो वो बच्चे फेटल हो सकती है. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. ये जो ट्रेंड है amniocentesis के थ्रू सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड को डिटरमाइन कर लेना ताकि फीमेल फर्टिसाइज हो सके, तो ये बहुत गड़बड़ है. Frequent if the fetus is found to be female, it is followed by MTP is totally against what is legal. ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये इलीगल प्रैक्टिस है, इसको जितना हो सके उसको रोकिए. Such practices should be avoided because they are dangerous for both the young mothers and the fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortions, as well as providing the healthcare facilities, should be reverse the mentioned unhealthy trend. अब अगर लोग प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड रहेंगे, प्रॉपर तरीके से नोन रहेंगे कि हाँ ये चीजें हैं विच शुड बी अवॉइडेड, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं विच शुड बी यूज्ड विद कंप्लीट केयर. दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स जितने हैं उनको कंप्लीट केयर और कंप्लीट अटेंशन के साथ यूज किया जाए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ यूज किया जाए. अगर थोड़ा सा सोसाइटी जो है एजुकेशनल हो जाएगी, या मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा उनको पता लग जाएगा कि ये सारी चीजें हैं विच कैन बी यूज टू कंट्रोल दी बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस की तरह यूज की जा सकती है, और अमीनोसेंटोसिस ना करवा के, फीमेल फर्टिसाइड्स ना करवा के, तो काफी हद तक हमारी सोसाइटी इंप्रूव हो सकती है. काफी हद तक ये मदर और फीटस दोनों की जान बचाई जा सकती है. तो थोड़ा सा हमको एजुकेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको एफर्ट डालने पड़ेंगे सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए. ओके, चलिए अब बात करते हैं एसटीआईज और एसटीडीज की. एसटीआईज और एसटीडीज होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एसटीडीज होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. अब ये डिजीजेस ऐसी होती है जो कि एक फीमेल की बॉडी से मेल की बॉडी में या मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. इसमें होता क्या है कि एक इंडिविजुअल तो अफेक्टेड रहता ही है गारंटी, तो दोनों में से अगर कोई एक इंडिविजुअल भी अफेक्टेड रहता है तो वो दूसरे इंडिविजुअल को बहुत इजीली ये डिजीजेस को ट्रांसमिट कर सकता है. अब जैसा कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ, एसटीआईज और एसटीडीज के बहुत कम एसटीआई एसटीडीज ऐसे हैं जिनका क्योर आ चुका है, जो क्योरेबल है, बाकी नहीं है ना. बहुत दीज आर वेरी रेयर विच आर क्योरेबल अनटिल एंड अनलेस इट, मतलब बाकी और जो है वो बिल्कुल भी क्योरेबल नहीं है. तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस कैन ओनली हेल्प आउट इन दिस केस. ओके, नेक्स्ट. The infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively known as sexual transmitted infections, STIs, और venereal diseases. venereal diseases VDs भी इनको बोला जाता है, और reproductive tract infection RTIs भी इनको बोला जाता है. Okay. Gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in recent year, HIV leading to AIDS, are some of the common STIs. Among these, HIV is the most dangerous. आप इन सारी की सारी इन्फेक्शंस को हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर पढ़ेंगे. ये जो स्टार्टिंग के हैं, गोनोरिया, साइफिलीज, जेनिटल हर्पीज एंड डिसीजेस, ये चीज बच्चे होती है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के कारण होती है. बैक्टीरिया जो है बेसिकली इन डिजीजेस के अंदर, यू कैन से इन डिजीजेस के अंदर जो है, अगर हम बात करते हैं गोनोरिया, साइफिलीज और
क्लैमिडाइसिस की, तो ये तीनों जो है ये होती है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है इन मेल्स दैट इज पेनिस एंड इन फीमेल्स इट इज वजाइना, तो उसको पूरी तरीके से अफेक्ट कर देती है, उस पर इन्फेक्शन कॉज कर देती है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है फॉर दी ह्यूमन। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करते हैं जेनाइटल हर्पीज और जेनाइटल वार्ट्स की, इसमें हमको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो बेलिगन ट्यूमर्स होते हैं, अगर आप लोगों ने सुना हो तो वैसे सा थोड़े थोड़े से वैसा अपीयरेंस हो जाता है ऑन विजाइनल ट्रैक्ट एज वेल एज ऑन दी पेनिस ऑफ मेल। तो दोनों पे ही अगेन इट इज इन्फेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एंड इट इज इन्फेक्शन जो कि विजिबल होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। जेनिटल वॉर्ट्स जिसके अंदर थोड़े बहुत क्योरेबल है, बाकी क्योरेबल ही नहीं है। ओके, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और जो HIV है, ये तीनों ही वायरस के थ्रू इन्फेक्ट किए जाते हैं। और वायरस जिसमें भी अगर मैं ट्राइकोमोनियासिस की बात करूं तो ये प्रोटोजोवन से अफेक्ट करता है, ये प्रोटोजोवन से अफेक्ट करेगा। अगेन इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी हो गया या फिर एड्स HIV हो गया, ये दोनों वायरस से अफेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया अफेक्टिंग होते हैं ये लोग, और जेनिटल वॉर्ट्स और ये इसी में काउंट होगा बेटा, ठीक है, ये भी वायरसेस है। ये भी वायरल इन्फेक्शन वायरसेस के थ्रू ही होते हैं। तो जेनिटल वॉर्ट्स और हर्पीस दोनों ही है ना, वही ले लेना इन दोनों को। क्लियर है ये चीज? तो ये सारे इन्फेक्शंस हैं जो कि कॉजेटिव, मैंने वो भी बता दिए हैं कि इनके कारण कॉज होते हैं ये सारे इन्फेक्शंस। चलिए, some of these infections like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing the injections, needles, surgical instruments, etc. with infected person. अब देखिए, अगर कोई डॉक्टर अगर चेंज नहीं करते, यूजुअली डॉक्टर सिरिंज चेंज करते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी, सिरिंज हर बार चेंज करी जाती है। क्यों करी जाती है? ताकि एक ये जो STDs हैं, STIs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड इन्फेक्शन, इससे ये ना हो सके, है ना, ये अवॉइड करवाने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो नीडल्स को, सिरिंज को बार बार चेंज करते रहते हैं। बट जो लोग ड्रग्स लेते हैं या जो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, उनको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात हो जाती है कि आप यूज नीडल्स का यूज ना करें। अगर कोई इंसान को कोई STD है, STI है, तो वो दूसरे में इन्फेक्ट भी कर सकती है दूसरे को भी। नेक्स्ट आ जाता है, विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड अगर होता है, इन्फेक्टेड पर्सन को अगर आप ब्लड डोनेट कर देते हैं, वैसे हालांकि चेक हर बार होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन ना हो ब्लड डोनेटिंग कैंप्स के अंदर, कि आपका ब्लड कितना ज्यादा दिया जा सकता है या दिया जा भी सकता है कि नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी चीजों में यही चीज चेक होती है कि भाई किसी में कोई STD STI ना हो, क्योंकि अगर जिसको ब्लड जा रहा है उसमें ये ट्रांसफर ना हो जाए। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, क्योंकि मदर और फीटस के बीच में बहुत एक पतली वॉल है, प्लेसेंटा, और कई बार ये इसको भी ट्रैवल कर जाता है। तो अगर कोई मदर है जिसको STI है तो वो उसके फीटस में भी ट्रैवल हो जाएगा। Except for hepatitis B, the genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. Hepatitis है ना, HIV, ये अनट्रीटेड अगर रह गए तो ये प्रॉपर तरीके से इनका तो खैर क्योर ही नहीं है। पर अगर मैं बात करती हूँ बाकी जितने भी हमने डिसऑर्डर्स पढ़े या जितने भी हमने डिजीजेस पढ़ी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो ये डिजीजेस को अगर प्रॉपर टाइम पे पता लग जाता है इनका, इफ दे आर प्रॉपरली डायग्नोस्ड बाय द डॉक्टर्स, तो ये दीज आर क्योरेबल, ये क्योर किए जा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। Early symptoms of most of these those are minor and include itching, fluid discharge, slight pain and swelling, etc. in the genital region. ये कुछ
सिम्टम्स हैं जिनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज सिम्टम्स तो उनको डॉक्टर को डेफिनेटली चेक करवाना चाहिए एक बार। Infected females may often be asymptomatic and hence they remain undetected for long. अब सी कई बार क्या होता है, कई एसटीआई कई एसटीडीज के अंदर मेल्स जो है वो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, यूजुअली फीमेल्स भी अनडिटेक्टेड और अनट्रीटेबल रह जाती है। तो कोई सिम्टम ही ना आने के कारण उनको पता भी नहीं लगता है ना, और वो अनडिटेक्टेड रह जाता है, अनट्रीटेड रह जाता है, जिसके कारण ये आगे फर्दर लीड कर सकता है। Absence of less significant symptoms in early stages of infection and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going on timely detection and proper treatment. This could lead to complication later, which include pelvic inflammation. C. अब अगर ये सारी चीजें की जा रही हैं तो ये क्या क्या लीड करेगी बेटा, अगर STIs STDs को प्रॉपर ट्रीट ही नहीं किया जा रहा, प्रॉपर तरीके से उनको क्योर नहीं किया जा रहा, ट्रीट नहीं किया जा रहा, अनडिटेक्टेड रह गई, अनचेक्ड रह गई, तो उस टाइम पे क्या दिक्कत होगी, उस टाइम पे दिक्कत ये होगी कि उस टाइम पे पेल्विक इन्फ्लेमेशन होंगे। पेल्विक मतलब ये पेक्टोरल रीजन है ना, जो अपना शोल्डर वाला रीजन होता है पेक्टोरल होता है, हिप बोन के नीचे वाला जितना रीजन होता है ये पेल्विक रीजन होता है। तो पेल्विक रीजन जितना होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीजेस होंगे, उससे सेकंड अबॉर्शंस हो सकते हैं, है ना, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बर्थ ही नहीं होंगे चाइल्ड के। नेक्स्ट आ जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो बहुत सारी क्योंकि डिजीजेस है, ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल इफेक्ट जो है वो बहुत मेजर लीड करेगा। STIs are major threat to the healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these disease given prime consideration under the reproductive health care programs. Reproductive health care programs याद आ गया क्या? Through all the persons of vulnerable or to these infections, these incidents are reported to be very high among the age group of 15 to 24. 15 to 24 वाले लोगों में, वाली एज ग्रुप में STIs को बहुत ज्यादा डायग्नोज किया गया है और बहुत ज्यादा इस चीज को देखा गया है कि काफी सारे जितने लोग हैं वो इस टाइम पे सफर करते हैं STI से। The age group to which you belong, there is no reason to panic because prevention is possible. प्रिवेंशन आसानी से पॉसिबल है, तो इस चीज से डरने वाली बात नहीं है। काम क्या क्या करना है, फर्स्ट अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि अब तुम लोग एक ऐसी एज में जाने वाले हो जिसमें यू विल डेफिनेटली जो हम कह सकते हैं सेक्सुअल डिजायर्स लाई करेंगी, तो उन सारी चीजों को थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो पार्टनर है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो पार्टनर है दे शुड बी सेफ, है ना, दे शुड बी हेल्दी। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रैक्टिस को कंप्लीट ना किया जाए बिकॉज इट कैन लीड टू STIs और STDs। नेक्स्ट, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द कॉइटस, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों के थ्रू वेयर किया जाता है, तो इट इज वेरी मच एडवाइसेबल टू यूज अ बैरियर मेथड। Next, in the case of doubt, one should go to the qualified doctor for the early detection and get completed the treatment diagnosed with the infection. तो अगर किसी को ये चीज थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स आ जाते हैं, लग जाता है कि उसको कोई STD या STI हो गया है, तो उससे घबराने की जगह, घबराने की बजाय उसको डायरेक्ट डॉक्टर को बताना चाहिए ये चीज, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लीड कर सकता है एक बहुत खतरनाक बीमारी में। सो अर्ली डिटेक्शन अगर आपको हो जाता है तो यू शुड ऑलवेज रेफर टू दी डॉक्टर्स। ओके, क्लियर? चलिए, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी। तो अब इनफर्टिलिटी को आप लोग क्या समझते हैं? इनफर्टिलिटी मतलब क्या होगा कि कुछ पेरेंट्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड को बर्थ देना चाहते हैं, बट बाय एनी सर्कमस्टांसेस कई बार वो एक चाइल्ड को बर्थ नहीं दे पाते। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो डॉक्टर्स की हेल्प लेके, एक्सपर्टीज एडवाइस लेके, और ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प के थ्रू, इसकी हेल्प के साथ जो है उनको भी एक बेबी मिल सकता है। यानी क्या हो रहा है कि बेसिकली अगर मान लीजिए कोई मदर
मदर है जिसका जो यूट्रस है वो इम्प्लांट के लिए रेडी नहीं है, मतलब उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे वो मदर क्या करती है या वो पेरेंट क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई इम्प्लांट नहीं हो सकता, इज देयर एनी वे कि हम भी पेरेंट्स बन सके। तो उस टाइम पे डॉक्टर उनको बहुत सारे नए नए तरीके बता देते हैं बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इम्प्लांटेशन जो है बॉडी के बाहर होके और फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस के अंदर डायरेक्ट ही आप कह सकते हो कि फर्टाइल होके या एक जाइगोट बन के डायरेक्ट उसको इम्प्लांट कराया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कभी नहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि फीमेल के अंदर ओवा ही नहीं बन रहा है, उस टाइम पे क्या कराया जाए, तो जब ओवा नहीं बन रहा है तो ओवा डोनर से डोनेट भी लिया जा सकता है और उसको फ्यूज करवाया जा सकता है स्पर्म के साथ। तो अभी यही सारी चीजों को अपन पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आ जाता है आपके पास A discussion on reproductive health is incomplete without mentioning infertility. A large number of couples overall the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected सेक्सुअल कोहेबिटेशन, यानी कि वो कुछ प्रोटेक्टिव कोहेबिटेशन नहीं कर रहे हैं, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उन्होंने कोई भी बैरियर मेथड हो गया या फिर कोई ओरल पिल मेथड हो गया या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने यूज नहीं किया, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गिव राइज टू अ न्यू चाइल्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? द रीजन कुड बी मेनी, फिजिकल, कोजेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। बेटा बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक ह्यूमन बॉडी को, तो वही सारे फैक्टर्स जो हैं वो लीड करते हैं टूवर्ड्स इनफर्टिलिटी। ओके, नाउ in India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lie in the male partner. See, हर बार हर चीज के लिए अगर कुछ जैसे अगर मान लीजिए लड़की हुई है तब भी फीमेल को डाटा सुनाया जाता है, बोला जाता है, और यहाँ जैसे अगर मान लीजिए इनफर्टिलिटी का केस आ जाता है तब भी फीमेल को ही बोला जाता है। बट लॉट इन द मोर केस मेल्स कई बार करेक्ट अमाउंट ऑफ स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इजैकुलेशन के टाइम वो उतना अमाउंट ऑफ स्पर्म रिलीज नहीं हो पाता, या जो स्पर्म बॉडी होनी चाहिए वो परफेक्ट नहीं होने के कारण इनफर्टिलिटी लीड होती है। तो ये सारी ही चीजें हैं, बट अगेन सोसाइटी नॉर्म्स जो है हमेशा उल्टी चलती आई है, लोगों की सोच हमेशा अलग चलती आई है, तो यहाँ पे भी यही चीज होती है, हर बार फीमेल्स को ही जो है सुनाया जाता है क्योंकि इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है ना, सोसाइटी की गलती इसीलिए क्योंकि एजुकेशन नहीं है। ठीक, चलिए, specialized healthcare units, infertility and clinics etc. could help the diagnose corrective treatment of some of the disorders and enable the couple to have the children. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि हेल्प कर सकती है कपल्स को उनके पास बच्चे होने के लिए, ठीक है। However, where such corrections is not possible, the couple could assist to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive techniques known as ART. एक आर्ट है ये भी, है ना, कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, एक चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, फीटस प्रोड्यूस हो रहा है, और यू नो विदाउट एनी, या हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं आर्ट। वो एक आर्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इस आर्ट के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ना है, सबसे पहले आएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैं एक एक करके यहाँ पे बना देती हूँ। सेकेंड, चलिए, अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, और एक टर्म और आएगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब और बॉडी।
इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है इसको समझना, पहले इंट्रा फर्टिलाइजेशन को सॉरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझना, इसको हम आईवीएफ भी बोलते हैं। तो आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हो क्या रहा है बेटा जी, जैसे मान लीजिए ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, मेल पेरेंट से स्पर्म जो है वो कलेक्ट किया जाता है पेट्री डिश के अंदर, सेम फीमेल पेरेंट से भी जो है ओवा ओवम कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इन दोनों को बाहर एक पेट्री डिश में यानी लेबोरेटरीज के अंदर एक पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको ग्रो करवाया जाता है और एक जाइगोट बनाया जाता है। अब ये जाइगोट अब हो क्या सकता है, ये जो एम्ब्रियो बना है ना, ये एम्ब्रियो किसी कौन सी स्टेज के अंदर वापस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया जाए, है ना। हुआ क्या कि फीमेल की फेलोपियन ट्यूब से ओवा लिया, ठीक है, वैसे ही मेल से स्पर्म लिया, इन दोनों को बाहर फ्यूज करवा दिया। ठीक है, यानी ये चीजें नेचुरल तरीके से नहीं हो रही। ठीक है, नेचुरल तरीके से वजाइना के थ्रू जाते हुए ये जो ओविडक्ट है या एम्पुला है वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है। और इस टाइम पे ये पेट्री डिश को जो इन्वायरमेंट दिया जा रहा है सेम वैसा इन्वायरमेंट है जैसा कि एक मदर की वूम्ब में होता है, सेम वैसे टेम्परेचर, सेम वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन सब सेम। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ बना एक एम्ब्रियो या जाइगोट। अब क्या हो सकता है कि मान लो मैं इस सेल स्टेज को या तो जाइगोट बना के और मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दूं, है ना, या तो मैं इसको जाइगोट बना के मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दूं, या फिर मैं इसको 8 सेल स्टेज में इम्प्लांट कर दूं, या फिर मैं इसको 16 सेल स्टेज में इम्प्लांट कर दूं, है ना। इम्प्लांटेशन तो नेसेसरी ना, कई लोगों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता एम्पुला में, इसीलिए कई बार स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होती तो वो एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पाता। जब एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन तो बाहर करवा लिया, एक्स्ट्रा सराउंडिंग मीडियम में करवा लिया। अब हम क्या करते हैं, अगर ये जाइगोट के टाइम पे या अगर मैं जाइगोट को इम्प्लांट करती हूँ, जाइगोट को अगर मैं इम्प्लांट करती हूं तो इसको हम कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, ZIFT। ठीक, थोड़ा सा 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज को भी समझना कि अगर मैं जो है इस टाइम पे ये जो पेट्री डिश पे जो मेरे पास फ्यूजन है, इस फ्यूजन को अगर 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज पे इम्प्लांट करती हूँ तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इंट्रायूट्रीन फर्टिलाइजेशन। इंट्रायूट्रीन फर्टिलाइजेशन, IUF। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो अब इसको पढ़ते हैं एक बार। द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, अच्छा ये गिफ्ट से पहले ये वाला पढ़ो। ओके, so IVF, it is the IVF fertilization is outside the body in almost similar condition as that to the body, यानी बॉडी के में कितना एनवायरनमेंट है, क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर है, वो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए बाहर का टेम्परेचर रेगुलेट किया जा सकता है, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर is one of the such method. In such method popularly known as test tube baby, इसको test tube baby बोला जाता है। अब काफी लोग ये चीज सोचते होंगे कि यार टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बन रहा है, नहीं, टेस्ट ट्यूब के अंदर या पेट्री डिश के अंदर बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन मदर के यूट्रस में ही होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी यूट्रस में ही बनता है। नेक्स्ट आ जाता है ओवा फ्रॉम वाइफ या डोनर। ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है वाइफ से ओवा लिया भी जा सकता है, नहीं तो कई बार डोनर, क्योंकि फीमेल्स कई बार ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उस टाइम पे डोनर भी कोई डोनेट कर सकता है ओवा। एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, सेम
collected and induced to form zygote under stimulated conditions in the laboratory. ठीक है, अब ये लेबोरेटरी में सारी चीजें प्रिपेयर करी जा रही है. जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स कुड बी देन ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT. ठीक है, and embryos with more or 8 blastomeres into the uterus, IUT, intrauterine transfer, to complete the further development. अब बेटा जी अगर 8 या 16 blastomeres से हुआ तो उसको हम इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर बोलेंगे, वो डायरेक्ट यूट्रीन में ट्रांसप्लांट होगा. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ ZIFT, तो ZIFT जो है फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा. ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा और बाद में ये इम्प्लांट होगा यूट्रस में. ठीक, एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल, फ्यूजन ऑफ गैमीट फीमेल के अंदर ही कंप्लीट हो रहा है. ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव. इन विवो हेल्प भी करता है उन फीमेल्स को जो कंसीव नहीं कर पाती. ओके, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर टू द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड गिफ्ट या गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. क्या हो रहा है बेटा कि कई फीमेल्स ऐसी होती है कि कई बार ना मदर डोनर होती है ना, तो एक फीमेल अगर मान लीजिए ओवा नहीं बना पा रही तो वो किसी दूसरी फीमेल से ओवा गिफ्ट में लेती है, ऐसे याद रख लो. ठीक है, ओवा गिफ्ट में ले रही है, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, GIFT, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. Of another female who produce one but cannot provide suitable environment for fertilization for further development is another method attempted. तो GIFT के अंदर क्या होता है बेटा कि कोई फीमेल है तो सही पर वो एग बना रही है या मान लीजिए नहीं भी बना रही, तो वो किसी और फीमेल से ओवम जो है वो कलेक्ट कर सकती है, उसको स्पर्म के साथ फ्यूज करवा के और एक जाइगोट को इम्प्लांट करवा सकती है खुद के यूट्रस में. ठीक है, चल इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दैट इज ICSI, intracytoplasmic sperm injection, is another specialization procedure to form embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. तो ये चीज इन विवो के अंदर आ जाती है, यानी ये बॉडी के अंदर ही हो रही है, इंडिविजुअल के अंदर ही कंप्लीट हो रही है. और इसमें क्या होगा कि स्पर्म जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है इन दी ओवम, है ना, स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाता है इन दी ओवम और वहां पे फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count. अब क्यों हो रहा है ये infertility? Because of sperm count जो है बहुत low है during the time of ejaculation. दूसरा ये हो सकता है कि वो जो कई बार ऐसा होता है कि मेल्स इंसेमिनेट ही नहीं कर पाते, है ना, इन द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, तो वो चीज भी एक रीजन है. could be collected by artificial insemination. तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्पर्म्स को कलेक्ट कर लिया जाता है बाय आर्टिफिशियल टेक्निक्स और उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इन दिस टेक्निक द सीमन इज कलेक्टेड, सेमिनल फ्लूइड, और उसके साथ साथ क्या आ जाता है बेटा जी, स्पर्म. तो इट इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर and is artificially induced to either into the vagina or into the uterus, जिसको हम कहते हैं intrauterine insemination to the female. तो intrauterine insemination क्या हुआ बेटा जी कि आपने जो स्पर्म है वो या तो फादर का लिया है यानी हस्बैंड का लिया है या फिर कोई डोनर का लिया है, एक हेल्दी स्पर्म को इंड्यूस करवा दिया जाता है, फ्यूज करवा दिया जाता है ओवम के साथ. क्लियर? नेक्स्ट, though the options are many, all these techniques require extremely precision handling by specialized professional and expensive instrumentation. अब इन सब चीजों में एक्सपर्टीज एडवाइस के बगैर ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती, तो खुद से कोई नहीं कर सकता है इसको, ये एक्सपर्टीज एडवाइस के से ही हो पाएगी. Therefore, these facilities are present available only in few centers in our country. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और कई बार ये क्योंकि इसके रिजल्ट सही ही होते हैं मोस्ट केसेस में, तो वो एक्सपेंसिव उस हिसाब से होता भी है. तो ये बहुत कम सेंटर्स पे ही, यानी इंडिया में बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ ये IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और जितने भी आर्ट्स हैं उनकी टेक्निक्स यूज होती हैं. Obviously, their benefit is affordable only a limited number of people. तो बहुत कम लोग इसको डेफिनेटली अपना पाएंगे.
Emotional, religious, and social factor also determines the adoption of these methods. Since the ultimate aim of these two procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destituted children who would be probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit the legal adoption. बेटा जी इस टाइम पे क्या कर लिया जाए कि अगर मान लीजिए वैसे भी ना इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इट्स नॉट नेसेसरी यू टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो चाइल्ड अडॉप्शन जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि इतने बेचारे बच्चे हैं क्योंकि वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो इतने ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गए कि फिर उनको, और यही चीज होती है देखा कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि रिसोर्स कम हो गए, तो पेरेंट्स ने उनको बेचारों को अनाथालय में डाल दिया। अब उनकी क्या गलती थी? उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना, वो बेचारे क्या, उन्होंने धरती पे आके ये क्या देखना पड़ गया उनको। तो और वहां पे भी उनको बेटर ट्रीटमेंट, काफी रेयर केस होता है जहां पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। तो उस टाइम पे केस में ये होना चाहिए कि जो फर्टाइल पेरेंट्स नहीं है वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर ले, उसको भी पेरेंट्स मिल जाएंगे, आपको चाइल्ड मिल जाएगा, तो इतनी टेक्निक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो बेचारा एक बच्चा ऑलरेडी है, उसको पेरेंट्स की जरूरत भी है, तो उसकी हेल्प हो जाएगी, ये चीज होती है। And is as yet one of the best method for couple looking for a parenthood। तो एक बहुत अच्छा और बेस्ट टेक्निक है लीगल एडॉप्शन। चलिए, तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के नोट्स जितने भी हैं, सीआरई जितनी है और एनोटेशन पीडीएफ है, इनका सबका डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे लिंक गिवन है, प्लीज उसको विजिट करो। उसमें सब चीजों का अपडेट आ जाता है, नोट्स वगैरह का सबका अपडेट आ जाएगा। तो एक बार प्लीज लुक टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल को विजिट कर। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।